हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11। इस वाले चैप्टर में हम अपने जो मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा है उसको रिवाइज कर रहे हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स, एडजॉइंट और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में। अब ये वाले पिछले वाले लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम अपनी जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता था। 5 में क्या बोल रखा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दिस। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है। देखो ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 3 3 1 2 1 2 3 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये वाला रिजल्ट, देखो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो ये दोबारा से लिख रखा है। ये वाला रिजल्ट हमें वेरीफाई करके देखना है। हमने ये वाले थ्योरम को प्रूव किया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के। तो ये वाली थ्योरम को हमने प्रूव कर लिया था। तो अब इसने बोल रखा है कि कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स उठा रखी है, ये वाली मैट्रिक्स ए, कि इस वाली मैट्रिक्स के लिए जो ये रिज़ल्ट है वो ट्रू होता है। हमें ये चीज़ वेरीफाई करके दिखानी है, ठीक है। तो अब हमने आगे किया हुआ है इस वाली चीज़ को प्रूव, देखते हैं हम आगे। तो देखो यहाँ पे 5th वाला है, ये वाले मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए वाली। अब हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तो हमें कोफैक्टर्स और माइनस निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए कोफैक्टर्स और माइनस के लिए जैसे पहले A11 निकाला, A11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट A11 के करस्पॉन्डिंग को वो है कोफैक्टर है -1 की पावर 2 हो जाएगा 1 + 1 इंटू में फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने सोल्व किया, यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 आ गया इंटू ये क्या बन गया, यहाँ से 3 माइनस के 4, तो ये 3 माइनस के 4 यहाँ से माइनस के 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद है जैसे हमने A11 की वैल्यू -1 आ गया, ऐसे A12 निकाला। A12 में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा इंटू फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर। अब क्या छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 1 3 ये वाला डिटर्मिनेंट है। जो ये वाला डिटर्मिनेंट है इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ से -1 की पावर 3 है उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और जो ये वाला डिटर्मिनेंट है ये वाले डिटर्मिनेंट को हम लिख देंगे 3 3 जा 9 -2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -7। तो A12 -7 के इक्वल हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही A13 निकालेंगे। A13 में क्या होगा, -1 की पावर 4 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से क्या ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में इसको छोड़कर 3 1 1 2 वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला 3 1 1 2 वाला जो डिटर्मिनेंट है ये वाला निकालेंगे। -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब जो ये वाला डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 1 5 आ जाएगा। ऐसे ही करके हमने A21 A22 A23 और A31 32 3 सारे एलिमेंट्स के लिए हमने माइनस को निकाल लिया है। अब इन माइनस को हम पुट कर देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेंगे, जैसे A11 की जगह पर A11 का माइनर, स्मॉल A12 की जगह पर कैपिटल A12 उसका माइनर एंड सोन, ये वाली वैल्यूज़ पुट करके इनका ट्रांसपोज ले देंगे तो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगी। ये वाला हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में, हमने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अब हमें निकालना है ए का डिटरमिनेंट। जब जब निकालेंगे ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जैसे हमने फर्स्ट रो के एक्सपेंड कर दिया R1 के अलोंग, तो जब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर है
A11 वो वाला प्लस ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग माइनर है, ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग माइनर प्लस ये वाला एलिमेंट इनटू इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, ये लिख रखा है। तो जैसे ये वाला एलिमेंट है 2 फिर हम इसके करस्पॉन्डिंग माइनर सॉरी कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स इनके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 3 माइनस के 4। तो यहाँ से 3 माइनस के 4 होकर -1 आ जाएगी। फिर क्या होगा, साथ में ये वाला एलिमेंट इंटू में इसके करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमने सोल्व करके अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जो कि 6 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए जो दे रखी थी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो मिली है उनकी क्या करा देंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले ए लिख कर फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख कर। तो यहाँ से हमें मल्टीप्लाई का हमें पता है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होगी इसके साथ, तो 2 और -1 की होगी तो -2 आएगा, 1 और -7 की होगी तो -7 आएगा, 3 और 5 की होगी तो 15 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बन गया, -9 + 15 तो +6 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी, ऐसे ही मतलब फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड ऐसे ही बाकी सारे रोज और कॉलम की प्रोडक्ट जब हम कर देंगे, हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने की है पीछे कैसे होती है। तो अब यहाँ से हमारे जो मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही जब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले पुट कर देंगे और ए की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स निकालेंगे, वो भी हमें ये मिलेगी। तो हमें इन दोनों केसेज में ये मैट्रिक्स मिल रही है, 6 डायगोनल पे 6 हैं और बाकी सारे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। तो इन ये इक्वेशन 4 और ये वाली इक्वेशन है 3, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है। और जो ये वाली मैट्रिक्स मिली है ये जिसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 6 इंटू आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन निकाल लेंगे मैट्रिक्स से, तो ये वाली मैट्रिक्स है वो यहाँ पर 1 1 होकर आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये वाली मैट्रिक्स है एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो 6 इंटू आइडेंटिटी और 6 क्या था, ए का डिटर्मिनेंट था, तो इसलिए ये वाले मैट्रिक्स के इक्वल बन गई ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। यही वाली चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, 6th वाला। तो देखो जो 6th वाला क्वेश्चन था उसमें ये बोला इनवर्स निकालना इन मैट्रिसेस का जब भी एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे 3 एग्जांपल दे रखे हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो इनमें से जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इनवर्स निकालना है। जैसे ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे, तो हमें पहले चेक करना है कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है और फिर हम निकालते हैं। तो हम इसमें से जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट ट्राई करके देखते हैं, ये 2 पार्ट आप अपने आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसे ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, हम इसके लिए निकालते हैं इनवर्स। ये वाली मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 2 1 3 1 2 0 1 2 ए का इनवर्स निकालना अगर एग्जिस्ट करता है। तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला हमने, R1 के अलोंग एक्सपेंड किया। आप R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे हमने R1 के अलोंग किया तो ये वाला एलिमेंट इनटू जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दिया, जो 25 सब मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 2 - 2। अब ऐसे ही सेकंड जो एलिमेंट है, हमने पता है कि यहाँ पर अल्टरनेट हम प्लस माइनस प्लस लेकर चल रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या बनेगा, -2 इंटू ये जिस रो और जिस कॉलम के अंदर है उनको छोड़ दो और जो बाकी बची है ये वाले जो सब मैट्रिक्स बची है कितना आ जाएगा 6 - 0। ऐसे ही ये वाला जो 1 है इसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, तो +1 इंटू जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो उसके साथ 3 - 0, तो ये आ गया 3 - 0। अब ये वाली मैट्रिक्स से ही क्या बन जाएगी, 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये -6 2 12 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो -9 आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि नॉन जीरो है। तो
अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब कि इन्वर्टिबल है, तो उसका इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हमें पता है कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो हम इन्वर्स को हमने अपनी थ्योरम के अंदर प्रूव किया था कि ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वैसे निकलता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमें यही वाली चीज़ निकालनी है, मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। यानी कि फिर से हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कोफैक्टर्स निकाले थे तो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वही -1 + 1 इंटू फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको छोड़कर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ऐसे ही A1 की वैल्यू आ जाएगी, A12 A13 एंड सो ऑन, ये सारे कोफैक्टर्स। आई होप आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे हमने, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लिए हैं ये निकालने वाले। हमने 2 एग्जांपल्स भी किए थे और अभी एक्सरसाइज का एक ये वाला क्वेश्चन भी किया है। तो ऐसे ही करके आप इनको निकाल सकते हैं सारे कोफैक्टर्स को। अब इन कोफैक्टर्स को पुट करके यहाँ पर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है। एडजॉइंट ऑफ ए वही हमने यहाँ पर A11 पुट किया, यहाँ पर A12 पुट किया, A13 पुट किया एंड सो ऑन, ये वाले सारे पुट करके उसका ट्रांसपोज ले दिया। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनेगा, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी फर्स्ट रो 0 -6 3, ये वाली सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये वाली थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये वाला हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने निकालना है ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट कितना आया था, -9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो आया था उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो अब ये -1/9 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर तो 0 ही रह गया, यहाँ पर -3 और ये आ जाएगा -3/-9। तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, इसलिए ये लिख दिया। ये -3/9 बनेगा तो इसको -1/3 लिख सकते हैं। ये -6/-9 बनेगा तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ऐसे ही हम इन सारे एलिमेंट्स को -9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। और आप ये जो एक्सरसाइज में नीचे जो आंसर्स दे रखे हैं ये वाला आंसर मैच भी कर सकते हैं। आपकी बुक में ये वाला गिवन होगा, तो या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो यही वाली मैट्रिक्स हमने निकाली, यही वाली मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी है। 6th का फर्स्ट पार्ट ये वाली मैट्रिक्स है, जो ये वाले मैट्रिक्स जो हमने निकाले वही वाले मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो जैसे हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती थी, जैसे अगर हम अपनी छोटी क्लासेज में लिखते थे लीनियर इक्वेशंस को, हम स्टार्टिंग में जैसे सोल्व करते थे, हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन है x+1 = 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन होती है। और ये हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है। अगर मान लो जैसे फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ी थी। तो हम जैसे मैंने लिख दिया 2x + 4y = 7, ये वाली इक्वेशन है। ये लीनियर तो है क्योंकि 1 वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे अगर हम z भी लगा लें, तो जैसे कि हमने 12th क्लास में फिर 3D और वेक्टर वगैरह के अंदर पढ़ी थी ये वाली चीज़ें, कि हमारे पास से अगर मान लो इसी वाले में हमने ऐसा कुछ बना दिया, तो ये वाला जेड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो तब क्या हो जाता है, ये सिस्टम ऑफ ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है। लेकिन कितने वेरिएबल्स के अंदर है, 3 वेरिएबल के अंदर है। ऐसे ही हमने 1 2 3 वेरिएबल के लिए 3 वेरिएबल तक तो हमने इन जनरल पढ़ा है। तो अब हमारे पास आएंगे कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इन वाले केसेस में हम ऐसा कर लेते थे, जैसे ये वाला केस है, इसमें हम डायरेक्टली यहाँ से ये वाले के लिए -1
1 को साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस वाली जैसे ये वाली एक इक्वेशन है तो इसमें से हम किसी भी एक हम y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेंगे, x के टर्म्स को उस साइड राइट साइड ले जाकर, और तो फिर वहाँ पर y की वैल्यू निकल आएगी। x को वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ग्राफ। ऐसे ही हम यहाँ पर मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स को वैल्यू पुट करके और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे करके हम इनको सोल्व करते रहे। तो अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी n ऐसी इक्वेशंस हैं तो उसी को हम बोल देते हैं सिस्टम। मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस है, एक से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उन सारी इक्वेशन को कंबाइन करके एक सिस्टम बोल देते हैं कि वो एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इसलिए बोल दिया क्योंकि उन सारी इक्वेशंस की डिग्री है वो 1 1 होती है। मतलब उन सारी इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स की डिग्री 1 1 होती है। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ वेरिएबल हैं, x1 x2 एंड सो ऑन xn, n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्क्वायर सिस्टम की बात करते हैं। स्क्वायर सिस्टम फिर हम, क्योंकि ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक दे रखा है, मतलब हम ये वाला टॉपिक आगे हमारे जो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर इसके हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज हम इसको डिटेल में हम इस चैप्टर को वहीं पर पढ़ेंगे, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को वहीं पर पढ़ेंगे कि जब हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप का सिस्टम है तो क्या होगा और स्क्वायर टाइप का सिस्टम है तो क्या होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें स्क्वायर टाइप के एग्जांपल्स दे रखे हैं तो हम स्क्वायर टाइप के सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। स्क्वायर जैसे हमने मैट्रिक्स को पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी स्क्वायर सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी जितनी नंबर ऑफ़ इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हों। जैसे कि ये वाली इक्वेशन लिखी थी हमने, ये वाली एक ही इक्वेशन दे रखी है और इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या है, स्क्वायर सिस्टम है। और जैसे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी x माइनस की वाई इज इक्वल टू 4, अगर हम इस ऊपर वाले को भूल जाएं, सिर्फ ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो ये वाली एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं। इसी चीज़ को हम रोज़ और कॉलम से कनेक्ट करेंगे कि एक रो है और 2 कॉलम है ऐसे। तो यहाँ पर ये वो नहीं है ना, स्क्वायर टाइप की नहीं बनी, जैसे 1 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसी वजह से ये स्क्वायर सिस्टम नहीं, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है। और अगर मैं इसी इक्वेशन के साथ एक और इक्वेशन लगा दूँ साथ में, ये वाली एक इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन मैंने लगा दी 2x प्लस के 8y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम एक बोल देंगे कि ये एक सिस्टम है जिसके, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है ये, जिसके अंदर 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, और वेरिएबल भी कितने हैं, 2 ही हैं, x और y। तो इसलिए इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ़ इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ़ वेरिएबल है, तो ये एक स्क्वायर सिस्टम है। ऐसे ही अगर 3 इक्वेशन आ जाए और 3 ही वेरिएबल्स हो तो वो भी एक स्क्वायर सिस्टम बन जाएगा, और वो कितने का बन जाएगा, 3 क्रॉस 3 का सिस्टम बन जाएगा। इस टाइप के सिस्टम ऐसे हम कनेक्ट करते हैं कि रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है और स्क्वायर सिस्टम क्या होता है। वही वाली बात जैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर देखी थी कि अगर नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हो जाते हैं तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल बराबर हो जाते हैं तो हम उसको स्क्वायर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल बराबर नहीं है तो हम उसको रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आइडिया है कि हमने, क्योंकि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इनके लिए हमने पहले पढ़ रखा है तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा कनेक्ट करना है, इसलिए हमने ये वाले एग्जांपल्स लिए। अब हम इन जनरल जो n क्रॉस n के लिए हमें सोल्व करना है वो वाला देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम
कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमने माना था कि हमारे पास x1 x2 x3 xn n वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने वहाँ पर x y z लिए थे, ऐसे ही हमने n वेरिएबल ले लिए x1 x2 x3 xn। तो अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमें इक्वेशन रखी है, जैसे इस सिर्फ यही वाली इक्वेशन को उठाएं तो ये एक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है। और क्योंकि सारे x1 x2 x3 xn सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और इसके अंदर n वेरिएबल हैं x1 से लेकर xn तक। और ये जो a11 a12 a13 a1n ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल्स के। x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट एंड सो ऑन, xn का कोफिशिएंट इज इक्वल टू b1। ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दे रखा है, जैसे हमने वो लिखा था ना x+1 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में b1 की वैल्यू 0 है, ऐसे कुछ। और जैसे यहाँ पर ये a की वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट ये वाला हो गया, नहीं यहाँ पर b1 की वैल्यू 0 नहीं है, ये वाला है ना, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, राइट साइड में लिख कर जाएंगे तो -1 आ जाएगा राइट साइड में, तो इस b1 की वैल्यू -1 हो जाएगी ऐसे। तो ये एक इक्वेशन है। ऐसे ही हमें दूसरी इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर कोई दूसरी इक्वेशन ले रखी है, दे रखी है ये वाले, जैसे हमने दो इक्वेशन लिखी थी x+y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है x और y में, दूसरी इक्वेशन है x और y में। ऐसे ही हमारे पास ये इन्हीं x1 x2 x3 xn के अंदर ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है a21 x1, मतलब इनमें कुछ और कोफिशिएंट्स हैं x1 x2। अब ये सेम भी हो सकते हैं, ये कोफिशिएंट इन वाले कोफिशिएंट्स के अलग भी हो सकते हैं। तो a21 x1 a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास n वेरिएबल हैं। और हम यहाँ पर स्पेशली इस वाले चैप्टर के अंदर हमें जो एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आगे आएगा इन डेप्थ में, पूरा इसका चैप्टर है। तो यहाँ पर हम एक बार सिर्फ स्क्वायर सिस्टम के लिए आइडिया ले रहे हैं, इसलिए हमें हमारे पास जो n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थे x1 x2 x3 xn, तो हमने इसीलिए n नंबर ऑफ़ इक्वेशंस ही कंसिडर करके चले हैं। इन जनरल ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जैसे हमने यहाँ पर n1 लिखा है n2 लिखा है, मतलब ये nth रो है और इसके अंदर देखो n xn तक गए हैं n वेरिएबल, तो हमारे पास थे ही। तो ये n क्रॉस n का सिस्टम है, क्योंकि देखो जैसे ये वाली है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है एंड सो ऑन यहाँ तक जाएंगे, ये nth रो है, तो ये n क्रॉस n का सिस्टम है। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ़ इक्वेशंस भी n है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी n है, ठीक है। तो जब हम इन जनरल m क्रॉस n का लिखेंगे मान लो, तो उसके अंदर यहाँ पर am1 x1 am2 x2 एंड सो ऑन amn xn ऐसा बन जाएगा। तो अब ठीक है, ये स्क्वायर वाला है इसलिए m और n बराबर है यहाँ पर इस टाइप की। अभी जब ये सारी लीनियर इक्वेशंस है, अब जब हाँ इन सब को हम एक साथ लिखेंगे तो हम इसको एक सिस्टम का नाम दे सकते हैं। इसको हम पूरा एक ये बोल दिया कि ये इसको हम सारी इक्वेशन को एक साथ जब कंसिडर करेंगे तो हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस या फिर n क्रॉस n सिस्टम। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, इसी ऊपर वाले पूरे सिस्टम को हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, जहाँ पर a मैट्रिक्स क्या है, जो ये कोफिशिएंट्स आए हैं a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n, ये वाले a21 a22 एंड सो ऑन, इन कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स बनेगी उस वाली मैट्रिक्स को तो बोला है a, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये x1 x2 xn ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी एक कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 xn जो बनेगी उसको क्या बोला है, x बोला है, जो यही हमें निकालनी है। और b क्या है, राइट साइड वाली b1 b2 b3 bn, ठीक है। क्योंकि हमें बोला गया है कि इस सिस्टम का हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो वही मतलब है ना, जैसे अगर हम इस वाली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते थे, ये जो हमने x+1 इज इक्वल टू 0 लिखी है, तो हम मतलब x की वो वैल्यू निकालेंगे जो अननोन है, उसकी वो वैल्यू जिसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x की वैल्यू -1 है, जैसे उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है,
तो x इज इक्वल टू -1 है, वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से अब हमारे पास ये ऐसी ऐसी n इक्वेशंस हैं और वेरिएबल भी, जैसे इसके अंदर सिर्फ x था, अब हमारी इक्वेशन के अंदर x1 x2 x3 xn ये n वेरिएबल्स हैं। तो हमें इन सारे वेरिएबल्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, सेकंड वाली को भी सेटिस्फाई कर दे, एंड सो ऑन nth इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। मतलब इन जो n इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दें। ऐसे एक्साइज निकालने हैं हमें x1 x2 x3 xn, और उन एक्साइज को या ऐसे कॉलम में पुट करके ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ये n×1 की एक मैट्रिक्स बनती है। इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी। इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही कर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब हमें कोई एक ऐसा एक्स मिले ही ना जो इसी को, मतलब ऐसे ये एक्साइज हैं वो मिल ही ना पाए जिनकी जो इनको सेटिस्फाई करें। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना या ना करना वो आगे कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बात ध्यान रखिए, अब अभी हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं, n×n की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब हमने इसको लिखा कैसे, ये वाला जो सिस्टम था, ये वाला जो सिस्टम हमने लिख रखा था, इसको हमने इस फॉर्मेट में कैसे लिख दिया, Ax इज इक्वल टू बी। ये वाली ये मैट्रिक्स है, तो ये वाली चीज़ हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसको ऐसे कैसे लिख दिया। जैसे सबसे पहले हमारे पास है जो हमने अपनी ए मैट्रिक्स को लिखा है। ए मैट्रिक्स क्या है, A11 A12 एंड सो ऑन, A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n, यहाँ से एंड सो ऑन AN1 AN2 ANn, और एक्स मैट्रिक्स जो है नीचे लिखते हैं। एक्स मैट्रिक्स को हमने लिखा है x1 x2 एंड सो ऑन xn। जो बी मैट्रिक्स है उसको हमने लिखा है, जो राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स आए थे इक्वेशन की, जो राइट साइड में b1 b2 एंड सो ऑन bn। तो हमने Ax इज इक्वल टू बी। अब देखो Ax a इंटू एक्स करके देखेंगे हम, a इंटू एक्स, ए वाली मैट्रिक्स की एक्स वाली मैट्रिक्स, ए वाली मैट्रिक्स की एक्स वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाली मैट्रिक्स की इस वाले के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a इंटू एक्स, ए इंटू एक्स इक्वल आएगा ये वाली मैट्रिक्स A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 ANn। इंटू में x है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर इंटू में x आएगा, ये वाला आएगा x1 x2 एंड सो ऑन xn। अब ये देखो, जैसे ये वाली मैट्रिक्स हमें पता है ये n×n की मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स n×1 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो a इंटू एक्स प्रोडक्ट होकर आएगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब कि वो n×1 की बनेगी, यानी कि एक कॉलम वेक्टर बनेगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब जैसे हम ये वाली मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो ये वाली है, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, A11 इंटू x1 प्लस में A12 इंटू x2 प्लस के एंड सोन A1n इंटू xn। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से हमें मिलेगा A11 इंटू x1
प्लस A12 इंटू x2 प्लस एंड सो ऑन A1n इंटू xn, है ना। और अब देखो ये यहाँ से हमें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब इसमें कॉलम सिर्फ एक ही है और कॉलम है ही नहीं, तो फर्स्ट रो की किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती। तो हमें सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से ये मिल जाएगा। और वैसे भी हमने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि क्या बनेगा, n×1 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब कॉलम एक ही होगा, उसके अंदर n नंबर ऑफ रोज होंगी। अब यहाँ से क्या आएगा, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट, तो A21 की x1 से प्रोडक्ट होगी प्लस A22 की x2 से प्रोडक्ट होगी एंड सो ऑन प्लस A2n की xn से प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा इस वाली जो ये वाली कॉलम मैट्रिक्स है, इसका दूसरा एलिमेंट A21 x1 प्लस के A22 x2 प्लस एंड सो ऑन A2n xn एंड सो ऑन। जब nth वाले की होगी ऐसे ये आएगा A2n AN1 x1 प्लस AN2 x2 प्लस एंड सो ऑन ANn xn। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स B के इक्वल दे रखी है, बी मैट्रिक्स का मतलब ये n×1 की मिल गई हमें, ये वाली मैट्रिक्स है। और जो B मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स B तो n× ये वाली थी, B1 B2 एंड सो ऑन Bn, ये भी n×1 की मैट्रिक्स है। Ax इज इक्वल टू B लिखेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब इसका ये पहला एलिमेंट है, ये B1 के इक्वल होगा, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस एंड सो ऑन A1n xn इज इक्वल टू B1 है। तो ये यही वाली चीज़ तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में लिख रखी थी सिस्टम की, जो पहली इक्वेशन थी। अब दूसरा एलिमेंट ये A21 x1 में ये वाला एलिमेंट इसके B2 के इक्वल मिलेगा, यही हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी थी हमारे सिस्टम के अंदर। ये वाला एलिमेंट है AN1 x1 AN2 x2 प्लस एंड सो ऑन ANn xn इज इक्वल टू Bn, ये वाला हमें ये Bn के इक्वल है, यही वाली हमें nth इक्वेशन लिख रखी थी। तो यही हमारे इसका मतलब Ax इज इक्वल टू B लिखना और जो गिवन इक्वेशंस है उस सिस्टम की फॉर्मेट में लिखना, वो एक ही बात है दोनों। तो इसीलिए हम उस सिस्टम को इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर रिवाइज चेक करके भी वेरीफाई करके भी देख ली, और ये हमें 12th क्लास में हम ये चैप्टर पढ़ते भी थे कि हम इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पर एक बार वेरीफाई करके देख लिया कि हम इसको एक बार ऐसे लिखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ये देखा है कि कोई भी n×n का सिस्टम दे रखा है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते किसे हैं, और क्या होता है कि किस तरीके से हम उसको मैट्रिक्स से कनेक्ट कर पाते हैं, ये वाला है। और आगे हम ये देखेंगे कि हम इस सिस्टम को सोल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका यही वाला एग्जांपल देखते हैं, तो हम पहले ये वाली बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर, अभी तक यहाँ पर हम सिर्फ स्क्वायर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है, मतलब जो हमारी, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होंगे तो हमारी मैट्रिक्स A बनेगी, वो भी n×n के बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ डिनोट करें, जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये वाली, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ये वाले। हम रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ को कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, कि कितने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस है उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ बनती हैं। और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, कि x1 x2 x3 xn जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनते हैं। तो यहाँ पर n इक्वेशन थी और n वेरिएबल थे, तो इसलिए n रोज़ बनेगी और n कॉलम्स बनेंगे, इसलिए हमारी मैट्रिक्स है वो n×n की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब इसको हम निकालते कैसे हैं, ये वाली थ्योरम होती है कि x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B एक यूनिक सॉल्यूशन होता है गिवन सिस्टम का, x इज़ इक्वल टू B का, अगर A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। और ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहाँ पर A n×n की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी हम डिटरमिनेंट की बात कर पा रहे हैं। देखो ये वाली चीज़ है वो क्या बोलती है, इस वाली चीज़ में ये बोला है इस वाली थ्योरम के अंदर कि हमारे पास एक n×n का सिस्टम दे रखा है इक्वेशंस का, मतलब कि n नंबर ऑफ़ इक्वेशंस है और n नंबर ऑफ़ वेरिएबल है। जैसे हमने ऊपर यही वाला लिखा था A11 x1 A12 x2 ये वाला,
सिस्टम दे रखा है हमारे पास, तो इस वाले सिस्टम को हमने अपनी मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ए एक्स इज इक्वल टू बी में, जो हमें ये वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गई, एन क्रॉस एन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये हमारी वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है एक्स, जिसको हमने निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब यही तो है, हमें एक्स साइज की वैल्यू निकालनी है जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। और बी क्या है, राइट साइड वाली जो मैट्रिक्स होती है वो वाली मैट्रिक्स। तो अब ये वाला सिस्टम जो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब हमें क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस वाली चीज़ के अंदर, ए एक्स इक्वल टू बी के अंदर हमने इस सिस्टम को कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें इस वाली चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमें पता है कि ए का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये बात ज़रूरी है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, क्योंकि अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये तो हमें पता है, ये तो हमने गिवन सिस्टम है उसकी हेल्प से लिख दिया है इस वाली चीज़ को। तो अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हम इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से ए इन्वर्स ए का हमें पता है ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है आइडेंटिटी इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। एक्स वही है ना, ये कॉलम वेक्टर है हमारे पास, x1 x2 एंड सो ऑन xn। अननोन जो अननोन्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनकी ये कॉलम वेक्टर में आएंगे, और ए इनवर्स भी कोई एन क्रॉस वन की कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम इनको यहाँ से एक्स साइज की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए ये वाली कंडीशन बोलते हैं कि जो ये, अब देखो ये वाली चीज़ है ना हमारी प्रूफ हो गई इस थ्योरम का, क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट लिख रखा था ना कि एक्स इज इक्वल टू, अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसका, जिसको हम ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हैं। और जहाँ पर जब अगर मैट्रिक्स हमारी ए नॉन सिंगुलर होती है तब, तो हमें इस एन क्रॉस एन टाइप के सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने से पहले ये देखना पड़ता है कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम यहाँ से ए का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, ए का इन्वर्स नहीं आएगा तो यहाँ से एक्स नहीं निकल पाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि इस सॉल्यूशन के, इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम ये बोल देंगे कि इस सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन ऐसे निकलता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें पता है, हमें एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो हमने ए इनवर्स निकालना आता है, 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटरमिनेंट उनकी वैल्यू पुट करके ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इनटू में बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सॉल्यूशन आ सकता है। तो जैसे देखो ये थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें अब सिर्फ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला चैप्टर है ना उसको अगली जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए हम इसको बस ख़त्म कर लेते हैं, एक इसका एग्जांपल जो रहता है उसी को देख के। ठीक है, बाकी जब आप इसी वाला जो स्पेशल चैप्टर है उसके अंदर आएगा तब आप इसको अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। और आई होप अब तक भी आपको क्लियर हो गया होगा एक एक स्टेप बाय स्टेप जो हमने किया है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये बोलो कि ये एक सिस्टम दे रखा है, देखो इसके अंदर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो ये एक एक्स वाई जेड, तो ये और 3 ही इक्वेशन दे रखी हैं, तो ये 3x3 का सिस्टम है। इसने बोला बाय मैट्रिक्स मेथड, ऐसे ही हम अपने 12th क्लास में निकालते थे कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो। अब इसको हम इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में, जहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई है ही नहीं तो वाई का कोफिशिएंट 0 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। इस सेकंड वाली में एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट 0 है।
यहाँ पर थर्ड वाले में एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 2 और जेड का कोफिशिएंट 1। ये तो एक्स ए हो गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब एक्स क्या आ जाएगी, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है कॉलम फॉर्मेट में, तो एक्स वाई जेड है ये 3x1 की, ये n×1 की होती थी, यहाँ पर 3 है तो 3x1 की हो जाएगी। अब बी क्या होती है, राइट साइड वाली मैट्रिक्स, ये हो जाएगी 7 7 17, ये भी 3x1 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट 0 है या नहीं है। ए का डिटरमिनेंट चेक किया, ए का डिटरमिनेंट यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया 1 इंटू इसको और इसको छोड़ दिया तो यहाँ से 1 आ जाएगा। माइनस के यहाँ पर क्या होता है माइनस 0 इंटू 0 के साथ जो भी आएगा 0 ही होगा, प्लस के 1 इंटू इसको और इसको छोड़ दिया तो 4 माइनस के 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा तो यहाँ से 1 + 1 2 आ जाएगा। ए का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हमने वो वाले ही रिजल्ट का यूज कर दिया कि इस गिवन सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और x = A−1b टाइप का सॉल्यूशन होगा। हम इस सॉल्यूशन को अब निकाल सकते हैं ए का इन्वर्स सोल्व करके। अब ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। वही हमने अपने कोफैक्टर्स हैं वो सारे कोफैक्टर्स निकाले, A11 A21 A22 एंड सो ऑन A31 A32। कोफैक्टर्स को हमने पुट करके उस वाली मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लिया, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का इन्वर्स 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स। अब हमें करना है x = आया था ए इन्वर्स इंटू बी, तो ए इन्वर्स की बी से मल्टीप्लाई करानी है ये वाली मैट्रिक्स की, तो हमें x मिल जाएगा। तो अब x = ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स ये वाले मैट्रिक्स है इंटू बी ये वाले मैट्रिक्स है, इस स्केलर को हम बाहर रख सकते हैं इंटू में। अब इस वाली मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कराई तो कितना आएगा 7 + 2 × 7 क्या आ जाएगा 14 -17, यहाँ पर ये वाला लिख दिया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की प्रोडक्ट ये हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम की प्रोडक्ट ये हो गई, ये वाली मैट्रिक्स है सोल्व करके हमें ये वाला मिल गया। अब ये तो x के इक्वल आया, x इसके इक्वल था 3x1 का और ये भी देखो आ गया 3x1 का इन्वर्स बी। तो वहाँ से x y z, अब जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5, ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ मिल गई जो उन गिवन जो 3 इक्वेशन थी सिस्टम की, उन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर देंगे। आप ये वाली चीज़ को वेरीफाई करके देख सकते हैं, जो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो गिवन इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर आप x को 2, y को 3 और z को 5 रख के देख सकते हैं, तो ये तीनों इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी, मतलब वो वाला सॉल्यूशन है, इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन है। बस ऐसे ही निकालना होता है। बाकी इस 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से सेव हो जाए माइंड में। ठीक है, ये वीडियो और ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम इसकी अगली वाली एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।